हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है और आप में से काफ़ी लोगों ने उसे देखा है और आगे की भी वीडियोस के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये मैं यूथ बुक से डिस्कस कर रही हूँ। आप सभी के पास यूथ की बुक होगी और उसमें जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं जिसमें भी जॉन मिल्टन प्रिस्क्राइब थे वहाँ के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत भी दिए हैं, तो जब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ तो वो भी मैं बताते जाऊंगी। ओके। और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानने चाहिए बायोग्राफी से वो भी मैं इंक्लूड करते जा रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल लग रही है। स्पेशली टीजीटी के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो क्लास से जुड़े हैं और उनका कहना है कि टीजीटी के जो भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस किया जाए और रिवीजन सीरीज को कंप्लीट किया जाए एग्जाम के पहले, क्योंकि आप सबके लिए ये टीजीटी एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि सभी एग्जाम अब सब्जेक्टिव मोड में भी हो रहे हैं। लाइक टायर 1 टायर 2 अब एग्जाम में हो रहा है। और आपने देखा है पहले केवीएस में भी ऑब्जेक्टिव मोड होता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव के साथ सेकेंड टायर जो है वो सब्जेक्टिव मोड में हो रहा है। तो आप में से काफ़ी लोगों की प्रैक्टिस छूट चुकी है और कहीं ना कहीं पेपर हार्ड भी हो जाता है अगर सब्जेक्टिव मोड में आ जाता है, क्योंकि बहुत लोगों की राइटिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है या उतना कमांड नहीं है सब्जेक्ट पे, या ग्रामर की मिस्टेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी पूरी मेरा पूरा ये एफर्ट्स है और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए जितने भी लेक्चर्स ज़रूरी हैं वो सारे मैं अवेल करा दूँ आपको। और वन बाय वन टॉपिक्स में मैं आपको सीरीज अपलोड करूंगी आपके लिए और आपको लेक्चर्स अवेलेबल कराऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था और आज 51 से डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन है 51 का, मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज। इनका पहला वर्क कौन सा है? तो अगर बात की जाए पहले वर्क की तो देखिए इनका एक वर्क है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ उसको, ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट। ओके, ये वर्क आता है 1628 में और ये वर्स फॉर्म में है। इन्होंने अपनी नीस एन फिलिप्स की डेथ पे लिखा था। लेकिन जो इनका जो फेमस हम वर्क कहें, जो जाना जाता है, तो वो जाना जाता है 1629 में एक वर्क इन्होंने लिखा है एक पोएटिक फॉर्म में, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। क्रिसमस के मतलब क्रिसमस के टाइम की ये पोयम है और इन्होंने क्राइस्ट के ऊपर ये पोयम लिखी है। नेटिविटी ओड है, तो आपको ये दोनों पॉइंट जानने जरूरी है। आपको फर्स्ट इनका वर्क ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ही याद रखना है। ओके, तो इनके बारे में ये आप याद रखिए, 1629 में आती है और लेकिन इसको पब्लिश किया जाता है जो इनका पोएम्स का कलेक्शन आता है उसमें। ओके, और इसके अलावा जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्टिस, डिफेंसियो सेकेंडा, ये वर्क की हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बात की थी। इसके पब्लिकेशन ईयर आपको याद रखने हैं। पैराडाइज लॉस्ट 1667, सैमसन एगोनिस्टिस 1671 एंड डिफेंसियो सेकेंडा 1654। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन लिसिडास एंड मैथ्यू अर्नोल्ड थायरसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मैंने आपको बताया था, ये दोनों जो है पेस्टरल एलिजी का एग्जाम्पल है, लिसिडास एंड थायरसिस पेस्टरल एलिजी, जिसमें लिसिडास में जॉन मिल्टन एडवर्ड किंग की डेथ पे मॉर्न कर रहे हैं एंड मैथ्यू अर्नोल्ड आर्थर ह्यूज क्लो, इनके दोस्त थे आर्थर ह्यूज क्लो, उनकी डेथ पे थायरसिस में मॉर्न कर रहे हैं। ओके, 53 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी पोएम से है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। तो इनकी ट्विन पोएम आती है एल पेंसरेसो एंड एल एलेग्रो। दोनों पोएम जो है वो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई हैं। दोनों के ईयर आपको पता होने चाहिए। एल एलेग्रो 1631 में लिखी गई है जबकि एल पेंसरेसो 1634 में लिखी गई है। ये रिटन डेट है। ओके, इसको बाद में पब्लिश किया जाता है, तो ये भी आप दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ओके, अगर बात की जाए कि पब्लिश कब होती है तो 1645 में ये दोनों पोयम एक कलेक्शन है जिसका नाम है पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, उसमें पब्लिश होती है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस मैंने आपको बताया था 1652 में पब्लिश होती है
सॉरी रिटन है, रिटन डेट 1652 है जब ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ऑन द लेट मैसाकर ऑफ पाइडमेंट, तो इसका भी आपको ईयर याद रखना है। ओके, इसका ईयर है 1655। और लिसिडास का ईयर क्या है? 1637। कई जगह आपको 1638 भी इस बुक में मिलेगा, तो उसे आप कट कर दीजिएगा। द पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, ये जो कलेक्शन है इसको इंग्लिश और लैटिन दोनों में पब्लिश किया गया है। इट वॉज पब्लिश्ड बाय हम्फ्री मोस्ली। ओके, एल पेंसरेसो और एल एलेग्रो का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एल पेंसरेसो का मतलब होता है द मेलंकली मैन या द थॉटफुल मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज बॉटमलेस पर्डिशन, ये पैराडाइज लॉस्ट की कुछ किस बुक में आता है? तो बुक 1 में ये फ्रेज आता है। मैंने आपको बताया था कि फॉलन एंजल्स के बारे में बताया गया है फर्स्ट बुक में, तो उसमें बात की जाती है बॉटमलेस पर्डिशन की। ओके, तो ये हेल की बात हो रही है। आपको याद रखना है पैराडाइज लॉस्ट की रिटन डेट, तो 1658 से 1655 तक इसको लिखा गया है। 1667 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश होती है और 12 बुक्स के साथ 1674 में पब्लिश होती है। ओके, नेक्स्ट 55 क्वेश्चन देखते हैं। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लॉस्ट वन मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये फ्रेज ऑलरेडी आ चुका है, विलियम ब्लेक ने बोला है। क्यों? क्योंकि सैटर्न की जो भी स्पीचेस है ऐसा लग रहा है कि मिल्टन सैटर्न को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये जो इनका कलेक्शन था विलियम ब्लेक का, उसमें इन्होंने ये लाइन्स बोली हैं। इंपॉर्टेंट बहुत है। What is एल एलेग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड? तो एल एलेग्रो की कंपेनियन पोएम या कंपेनियन पीस क्या है? एल पेंसरेसो। ओके, हैप्पी मैन, मेलंकली मैन। ओके, लैटिन टाइटल है दोनों, आपको ये याद रखने हैं। और एल एलेग्रो हैप्पीनेस की बात करती है और एल पेंसरेसो मेलंकली मैन की बात करती है। ओके, 57 क्वेश्चन देखते हैं। जहां पे भी मुझे लगेगा कि आंसर गलत दिया है वहां पे मैं स्टॉप होंगी और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आंसर गलत दिए हैं। इसके अलावा आप इधर साइड देख सकते हैं, यूथ की बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हैं साइड में। तो जब आप अरोरा की बुक पढ़ेंगे, सुधीर कुमार अरोरा की बुक, तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद। तो वो सारे एमसीक्यूज यहाँ पे पॉइंटर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप उसे मैच कर सकते हैं। देखिए 57 क्वेश्चन देखिए, एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो ये क्या है? तो कंपेनियन पोएम है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में। लिसिडास ये पैस्टरल एलिजी है, दिस इज पैस्टरल एलिजी। कॉमस क्या है? तो कॉमस मास्क है, मैंने आपको बताया था। मास्क क्या होता है? ये रॉयल एंटरटेनमेंट के लिए ये इसको परफॉर्म किया जाता है और ये चेस्टिटी पे था। एरोपेसिटिका एक प्रोज ट्रैक्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर था ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा, ओके, एक और शायद मुझे लग रहा रह गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस रह गया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो सोनेट है। ओके, एरोपेसिटिका ये 5। ओके, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 5, सेकंड का 1। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है ये बी है। ठीक है, 4 का क्या हमने बताया था? 4 का 3 बताया था। राइट। आपको ईयर देख लेने, ईयर आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। इसके अलावा और भी एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछी गई है। एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट लाइंस भी मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की क्लासेस मैंने डिस्कस करी थी और उसमें कुछ पोएम्स को मैंने अलग से भी बताया था। इसके अलावा हम एक दिन टिंटन एबी की भी जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। Thou soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. तो ये मिल्टन पे इन्होंने सोनेट लिखी है। लंदन 1802 नाम है। ओके, लंदन 1802 उससे लाइन ली गई है। Yet thy heart the loveliest duties on herself did lay. ये भी मिल्टन के ही ऊपर है और ये किसने लिखी है? हरसेल्फ मतलब लंदन की बात हो रही है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ही जो सोनेट है लंदन 1802 उसी में ही ये लाइन आती है। तो आप लोग पोएम जरूर देखिएगा, लंदन 1802 काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मिल्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट भी कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव्स, हेट्स, फियर्स, jealousies, ambitions that swayed the men of his age.
मिल्टन इज द पोएट ऑफ steadfast will and purpose, whose moves like a god amid the fears and hopes and changing impulses of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never serve a great soul from its course. तो ये किसका कमेंट है? ये विलियम जे लॉन्ग का है। तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टेडफास्ट विल एंड पर्पस। He ought to himself to be a true man, that is a composition of pattern of the best and most honorable things। ये किसने कहा है? ये मिल्टन ने कहा है। ओके, ही मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही? पोएट की। तो पोएट के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मिल्टन का एक और फ्रेज देखिए, एक स्टेटमेंट, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Angelico। ओके, तो इसमें से कोटेशन आपकी पहली वाली इंपॉर्टेंट थी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है मैं उसे रीड कर रही हूँ। ये आप देखिए विलियम जे लॉन्ग की मिल्टन के बारे में कमेंट्री क्या है, स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली सब्लाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट्स कॉन्शियसली इन अ सब्लाइम एटमॉस्फेयर। तो मिल्टन को ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है, आप सब जानते हैं, ग्रैंड स्टाइल, सब्लिमिटी। ओके, और इनके एलिवेटेड थॉट्स, इवन एलिवेटेड स्टाइल, सीरियस टोन, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। ग्रैंड स्टाइल को मैं एक क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी, और एलटी ग्रेड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये कब शुरू होती है? 1629 में। ओके, ये कब लिखा गया था, मतलब इसको 1629 में, क्रिसमस डे के ऊपर। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर? तो एडमंड स्पेंसर। हु रोड एसे ऑन मिल्टन? तो मैकॉले ने एसे ऑन मिल्टन लिखा था। मिल्टन को अक्सर बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लेडी ऑफ क्राइस्ट। लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनका फेस था वो काफ़ी डेलिकेट था, मतलब बहुत मैस्कुलिनिटी इनके चेहरे पे नहीं थी, सॉफ्ट थे, सॉफ्ट इनका फेस था, और इनके हेयर भी थोड़े कर्ली से थे, इसलिए। द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट। ओके, ये लाइन आप याद रखेंगे, द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट। अब आप लोग ये बताइए कि एज ऑफ मिल्टन का टाइम क्या है, क्योंकि कई बार एज ऑफ मिल्टन पूछा गया है, तो आप ईयर बताइए। देखिए 1625 से 1660 के जो बीच का जो टाइम है उसे एज ऑफ मिल्टन बोला जाता है। ओके, 1625 से 1660 आप इसे लिख सकते हैं। इस एज को प्योरिटम इंटेरग्नम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लिख सकते हैं आप, प्योरिटन इंट्रेग्नम। कई बार इस फ्रेज से भी आपको मिल सकता है। जब आपने देखा था कि ओलिवर क्रोमवेल आते हैं सत्ता में, फिर उनके सन आते हैं, चार्ल्स सेकेंड आते हैं 1660 में, तो उसके पहले का जो टाइम था उसे हम बोलते हैं एज ऑफ प्योरिटन या प्योरिटन इंट्रीग्नम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि किस किस बुक में ये इन्वोकेशन करते, तो टोटल 3 टाइम्स इन्वोकेशन होता है। पहली बार बुक 1 में होता है, फिर बुक 3 में होता है, और बुक 7 में होता है, मतलब बुक 1, बुक 3 एंड बुक 7। तो कई बार मैच करने को पूछा जाता है। बुक 1 की हम बात करें तो आपने लाइन देखी होगी, साइन हेवनली म्यूज। तो बुक 1 में हेवनली म्यूज बोल के ये जो यूरेनिया है उन्हें इन्वोक करते हैं। बुक 3 में ये सेलेस्टियल लाइट बोल के इन्वोक करते हैं, ठीक है। और बुक 7 में यूरेनिया उनको इन्वोक करते हैं। तो यूरेनिया को ही उन्होंने हेवनली म्यूज के नाम से बुक 1 में इन्वोक किया था, लेकिन यूरेनिया पार्टिकुलर नाम से इन्होंने बुक 7 में इन्वोक किया था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए, बुक 1 और बुक 7। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट, ये पढ़ लीजिए आप। मिल्टन इन्वोक्स यूरेनिया इन बुक 1 एंड बुक 7। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स अ म्यूज, बट हिज टाइम इट इज यूरेनिया द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आई थिंक यहाँ पे टाइम वर्ड गलत है, एक बार आप देखिएगा। मिल्टन refers to her as Christian terms as a source of inspiration, much like the Holy Spirit। तो इन्हें as a source of inspiration ये इन्वोक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज एन एलिजी। तो एलिजी तो आपको पता ही है क्या है,
लिसिडास एक एलिजी है। अब यहाँ पे देखिए पेस्टोरल एलिजी या एलिजी कुछ भी मतलब ऐसा पार्टिकुलर नहीं बोला गया कि पेस्टोरल एलिजी ही, इन्होंने एलिजी ही बोला है तो एलिजी भी एक ही है। इन केस पेस्टोरल एलिजी बोला जाता है तब भी आप यही आंसर करेंगे। ओके, तो 1637 आपको याद रखना है, 1637 इसका ईयर। ओके, यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला तो ये कि इसको लिखा गया था 1637 में, लेकिन ये पहली बार अपीयर होती है 1638 में। इनका एक कलेक्शन रहता है एलिजीज का कलेक्शन, जो कि एडवर्ड किंग को इन्होंने डेडिकेट किया था। एडवर्ड किंग के बारे में आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके फ्रेंड बनते हैं और आयरिश सी में, ओके, आयरिश सी में जब जाते हैं तो इनकी शिप डूब जाती है, वहां पे इनकी डूब के डेथ हो जाती है ऑफ द कोस्ट ऑफ वेल्स। ये भी आप पॉइंट याद रखिए, कोस्ट ऑफ वेल्स, ठीक है। एंड इनकी 1637 में डेथ होती है डूब कर, बाय ड्राउनिंग। तो कई बार जो भी आपके पेस्टोरल एलर्जी है वहां पे रीजन भी पूछा जाता है कि किस वजह से डेथ हुई। ओके, टोटल लाइंस 193 लाइंस है। इरेगुलर राइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक पॉइंट और है कि इन्होंने, मिल्टन ने इस पोएम को रीपब्लिश किया तो 1645 में द पोएम वाज रीपब्लिश्ड। ओके, रिटन डेट 1637 पहली बार अपीयर होती है एलर्जी के कलेक्शन में 1638 में, और इसको दोबारा पब्लिश किया जाता है 1645 में। टोटल 193 लाइंस हैं। और इनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की, जो कि मिल्टन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, ये आयरिश सी में जाते हैं एंड ही गॉट ड्राउन्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेल्स इन अगस्त 1637। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और लिसिडस जो है एक पेस्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल है। तो इसकी कुछ आप समरी थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो यहाँ ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो एडम वाज ओवरकम विद फीमेल चार्म। फीमेल चार्म मतलब ईव की बात हो रही है कि उनकी बातों से प्रभावित हो गए थे और इसलिए उन्होंने अपने नॉलेज के बावजूद भी फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया। ओके, 61 क्वेश्चन देखिए, दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइन है ये। और ये सैटन के बारे में है। सैटन ही ये स्पीच बोल रहे हैं और उनका कहना है कि वो कभी भी किसी के सामने ना तो सबमिट करेंगे ना तो सरेंडर करेंगे, ना तो किसी के सामने झुकेंगे ना सरेंडर करेंगे। ओके, तो सैटन अपने अपने करेज की बात कर रहे हैं, जो करेज उन्हें कभी भी किसी के सामने झुकने के लिए अलाउ नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एरोपेजिटिका से। एरोपेजिटिका एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका प्रोज ट्रैक्ट है, इसके बारे में आप सारी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। तो आपको पहचानना है नॉट ट्रू। देखिए आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन नॉट ट्रू या नॉट करेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये वर्ड्स ध्यान देने हैं। तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1644, तो ये आपको पता ही है। अब आप ये याद करके बताइए कि 1644 में एक इनका और इम्पॉर्टेंट जो ऐसे फॉर्म में लिखा गया था वो वर्क का नाम क्या है? क्या आपको कोई और याद आ रहा है वर्क? तो देखिए 1644 में ऑफ एजुकेशन आता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, कई बार पूछा गया है ऑफ एजुकेशन 1644 में। और इनका एक वर्क है ऑफ रिफॉर्मेशन, ये 1641 में आता है। ओके, ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में, दोनों आपको याद रखने हैं। इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, तो ये बात भी सही है। इट प्लीज फॉर द ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, तो फ्री ट्रेड की तो देखिए यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये गलत है। इट इज स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, तो ये देखिए ए बी और सी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को ही एड्रेस किया गया, तीनों पॉइंट सही है, सी गलत है। ओके, यहाँ पे मिल्टन आर्ग्यू करते हैं फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ की कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए इसको। हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रिएचर, मतलब जो व्यक्ति एक आदमी को मारता है, एक इंसान को किल करता है, वो एक रीजनेबल क्रिएचर को किल करता है, गॉड की इमेज को, गॉड्स इमेज। बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक, लेकिन जो व्यक्ति एक गुड बुक को डिस्ट्रॉय करता है, किल्स रीजन इटसेल्फ, वो तो रीजन को ही किल कर देता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको एक और ट्रैक्ट बताया था, पॉलिटिकल ट्रैक्ट था, डिफेंसियो सेकेंडा, 1654 में आता है। इसका आप ईयर याद रखेंगे। और ये पॉलिटिकल ट्रैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है।
तो इसमें इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल को डिफेंड किया है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें इन्होंने डिफेंसिव जैसे है तो किसको डिफेंड कर रहे हैं, ओलिवर क्रॉमवेल को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम पॉइंट्स, ये अरोरा वाली बुक से है। मिल्टन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लेचर्स, फ्लेचर के बियोमेंट एंड फ्लेचर जो हैं, फ्लेचर के वर्क से किस वर्क से प्रभावित थे, क्राइस्ट, विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। As ever in my great task, masters I, this line is of Milton, who composed on his being arrived to the age of 23. तो देखिए, जब ये 23 के होते हैं तो उन्होंने एक वर्क लिखा था, उसी की लाइन है एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। ओके, तो 23 एज में जब इनकी 23 एज होती तो मतलब किस ईयर की बात हो रही है, 1631। 1631 में ये 23 एज के होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रैवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्रीमैन एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये किसने बोली है, मिल्टन ने बोली है। इनका कहना है कि जब मैं अपने इंटेलेक्चुअल कल्चर के लिए मैं ट्रैवल कर रहा था तब सभी लोग, मेरे यहाँ के सभी लोग वो लिबर्टी के लिए लड़ रहे थे। ओके, तो ये मिल्टन का स्टेटमेंट है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसे थोड़ा सा पहचानिए कि ये लाइन किसने बोली है। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट कॉर्डन, मिल्टन रिप्यूडिएट्स मतलब क्या होता है, खंडन करना। तो किसका खंडन करते हैं, मैरिज का। इन्होंने डिवोर्स के ऊपर कुछ ट्रैक्ट लिखे हैं तो इसमें वो मैरिज का खंडन करते हैं, डिवोर्स को ये डिफेंड करते हैं, या उसके आप कह सकते हैं उसके फेवर में कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि क्यों डिवोर्स सही है। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती तो डिवोर्स जो है वो जायज है, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1658 में ये वर्क आता है इनकी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक के लिए इन्होंने लिखा है। मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस सेंट, कैथरीन वुडकॉक के लिए इन्होंने लिखा है। तो इनकी सभी वाइफ का नाम आपको याद रखना है। ओके, जितनी बार भी इन्होंने शादी की है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जानना है वो मैं लास्ट क्लास में नहीं बता पाई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी हॉर्टन पीरियड की पोयम कौन सी है। तो हॉर्टन पीरियड क्या है ये आप जानिए। हॉर्टन पीरियड उस टाइम को बोला जाता है जब ये 1632 में हॉर्टन चले जाते हैं। ठीक है, हॉर्टन जगह का नाम है और ये कब तक रहते हैं, 1637 तक। 1632 से 1637 तक ये हॉर्टन नाम की जगह पे चले जाते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके उस पीरियड के टाइम में जो इन्होंने पोयम लिखी उसे हॉर्टन पीरियड की पोएम्स बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं 1637 में जैसे इन्होंने लेसिडास पब्लिश किया है, एल एलेग्रो, एल पेंसरेसो, इनके जो मास्क आते हैं, कॉमस, आर्केड्स, ये सब पोयम जो है ये हॉर्टन पीरियड्स की पोयम है। तो इसको आप इसकी आप लिस्ट बना के रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, who commented on Milton saying this man cuts us all off and the ancient too। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट ऑफ इनोसेंस में इन्होंने ये लाइन बोली है, ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन ने बोली। तो इस लाइन को आप अलग से लिखेंगे क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। ओके, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का कहने का मतलब है, दिस लाइन कट्स अस ऑल मतलब ये है कि मिल्टन की जो स्किल है वो केवल कंटेम्परेरी पोएट को ही सरपास नहीं करती है, बल्कि इन्होंने क्या बोला है, एंड द एंशियंट टू। लेकिन जो क्लासिकल जो भी पोएट्स हैं, जो क्लासिकल जो राइटर्स हैं, उनको भी एक्सेल करती हैं। ओके, द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो, एल एलेग्रो का मीनिंग मैंने आपको बताया है, हैप्पी मैन होता है। विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर। तो अभी मैंने हॉर्टन पोएम्स की बात करी, तो जो हॉर्टन पीरियड की जो पोएम है वो जॉयस पोएम है। टोटल 5 पोएम्स आती हैं इस समय। ओके, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क। तो मास्क का आइडिया जो है इटली से आता है, ये आप याद रखेंगे। मास्क का आइडिया कहाँ से आता है, इटली से आता है। इसको टर्म वाली बुक में आप थोड़ा पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से MCQ में भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, एरोपेजिट का हाईलाइट, तो एरोपेजिट का हाईलाइट करती है फ्रीडम ऑफ द प्रेस को, ये तो आपको पता है। एरोपेजिट का से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। पैराडाइज लॉस्ट लिखा किसमें गया है, तो ब्लैंक वर्ड्स में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। आप सभी लोग पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा डिटेल में, बुक वाइज।
ओके, जो समरी है उसको आप पढ़िएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट लाइंस। Who has described Paradise Lost as dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, लैमर्टिन की ये कोटेशन है और काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। In Milton's life, the period from 1632 to 1637 is known as Horton period. अभी मैंने आपको बताया Horton period जाना जाता है, तो आप जो भी इस पीरियड में जो पोयम या वर्क पब्लिश हुए हैं उसकी आप एक लिस्ट बनाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिल्टन है उनको कई सारी लैंग्वेज का नॉलेज था। अगर बात करें लैंग्वेज की तो उन्हें लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन ये सभी लैंग्वेज आती थी। आई थिंक हिब्रू भी लैंग्वेज आती थी, आप एक बार थोड़ा सा चेक करिएगा। तो ये सभी लैंग्वेज का उन्हें नॉलेज था और इन्होंने अपने वर्क में उन सभी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं लिखा है। जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट देखें तो उसमें कुछ हिब्रू लैंग्वेज के भी टर्म है, इनकी इटालियन सोनेट है, इनकी इंग्लिश सोनेट है, तो ये सभी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगर कॉलेज की, अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कॉलेज से। पहला इनका जो स्कूल है वहां से क्वेश्चन बन सकता है इनके एजुकेशन वाइज। तो सेंट पॉल्स स्कूल में ये पढ़ने जाते हैं, ओके, सेंट पॉल्स स्कूल में। और यहाँ पे इनके एक फ्रेंड बनते हैं, अभी जिनका मैंने नाम भी बताया था, जिनकी डेथ पे इन्होंने एक पोयम लिखी थी, चार्ल्स डियोडेटी। ठीक है, चार्ल्स डियोडेटी, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इनकी भी डेथ हो जाती है बहुत जल्दी, तो इनकी डेथ पे इन्होंने एलिजी लिखी है। और इसके बाद एक स्कूल और है, सॉरी एक कॉलेज है जो आपको याद रखना है, वो है क्राइस्ट कॉलेज। ठीक है, क्या याद रखना है, क्राइस्ट कॉलेज। ओके, कैम्ब्रिज का ये कॉलेज है और यहाँ पे इनके फ्रेंड बनते हैं आर्थर ह्यूज क्लॉ। ओके, सॉरी एडवर्ड किंग, नॉट आर्थर ह्यूज क्लॉ, वो तो मैथ्यू अर्नोल्ड में है। एडवर्ड किंग, ये आप नोट करेंगे। दोनों फ्रेंड की ही डेथ हो जाती है, इसलिए दोनों के ऊपर जो एलिजी इन्होंने लिखी है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मिल्टन ने पोएट्री के ऊपर जो व्यूज दिए हैं वो किस वर्क में दिए हैं, तो लिसिडास में। इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्टोड, ये लाइन किसने बोली है, मिल्टन ने बोली है। The abilities of the poet are the inspired gift of God rarely bestows. तो इनका कहना है कि एक पोएट की जो एबिलिटी है वो इंस्पायर्ड गिफ्ट है जो गॉड ने रेयरली ही किसी किसी को बेस्टो किए हैं, प्रदान किए हैं। ओके, मिल्टन की कॉमर्स में देखिए एक लाइन आती है, ये लाइन आप यहाँ से देखिए, कीवर्ड आप पकड़ेंगे। आप में से काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि लाइन कैसे याद रखें। तो देखिए जो भी लाइन है उसके आपको 1 या 2 कीवर्ड पहचानने हैं जिससे आप उसको याद कर पाए, कनेक्ट करना है। जैसे कि कॉमर्स की लाइन है ये, यहाँ पे आप अपोलोज ल्यूट वर्ड याद करिए, तो यहाँ से अगर अपोलोज ल्यूट आता है तो आप थोड़ा सा लाइंस को कनेक्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी वर्ड को आप पढ़ें और बाकी की लाइंस एकदम ही भूल जाएं, थोड़ा सा याद रहना चाहिए आपको। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श एंड क्रैब्ड एज डल फूल सपोज बट स्वीट एज इट, तो ये क्या है, मिल्टन की कॉमर्स की लाइन्स से लिया गई है, ये सॉरी मिल्टन की कॉमर्स से ये लाइन्स ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was only, जब इन्होंने on the morning of Christ's nativity लिखा तब इनकी एज कितनी थी, तो 1629 में ये लिखा गया है, 21 ईयर्स के केवल ये थे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है 5 वर्क हॉर्टन पीरियड से जो बिलोंग करते हैं, ये सभी पोएम के मैंने नाम लिए हैं, सभी वर्क के, एल एलेग्रो, एल पेंसरेसो, आर्केड्स, कॉमस एंड लेसिडास, ये बिलोंग करते हैं। तो 1634 में एल पेंसरेसो लिखी गई, 1631 में एल एलेग्रो, आर्केड्स 1632 में आता है, कॉमस 1634 में आता है और लिसिडा 1637 लिखा गया है लेकिन अपीयर होता है 1638 में। तो हॉर्टन पीरियड से ये सभी वर्क बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन कब आता है, रेस्टोरेशन आपको पता है 1660 में आता है। प्योरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन खत्म हो जाती है और स्टार्ट होती है रेस्टोरेशन एज आफ्टर चार्ल्स सेकेंड बिकेम द किंग। ग्रेट प्लेग भी आता है, तो ग्रेट प्लेग कब आता है, 1665 में। ओके, विच पोएम डील्स विद सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सैटन ने टेम्प्ट किया था क्राइस्ट को
तो पैराडाइज रीगेन्ड की थीम है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया 1671 में ये पोएम आती है। ओके, नेक्स्ट कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, टेनिसन की है। Who described Milton as the mighty mouth inventor or harmonies and God gifted organ voice of England? तो दोनों फ्रेज इंपॉर्टेंट है, द माइटी माउथ इन्वेंटर और हारमोनीज और गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। जितने भी क्रिटिसिज्म से लाइन आती है इसको आप अपने नोट्स में अलग से लिखिएगा, मिल्टन में क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट्स अलग से लिखिएगा। ओके, बर्नहिल फील्ड ये किससे एसोसिएटेड है? तो मिल्टन से एसोसिएटेड है, यहाँ पे इनको बेरी किया गया था, इनको दफनाया गया था। ओके, सॉरी, दिस वाज नॉट द बेरियल प्लेस। बर्नहिल फील्ड्स जो है इनके बर्नहिल रो के पास की एक जगह है जहां पे इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। ओके, इनके अगर हम बेरियल प्लेस की बात करें तो इन्हें सेंट गाइल्स में दफनाया गया था। ओके, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, सेंट गाइल्स में दफनाया गया था। ओके, और बर्नहिल फील्ड्स उस जगह का नाम है जिस जगह के पास इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। ओके, ये रहते थे उस जगह के पास में 1660 से 1674 के बीच में। ओके, लेकिन अगर हम बर्नहिल फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ और राइटर की आप कह सकते हैं कुछ और राइटर को दफनाया गया है, जैसे कि विलियम ब्लेक, डेनियल डेफो, जॉन बनियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 12 years of age आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। तो ये लाइंस मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी, ये मिल्टन की ही लाइन है। इनके फादर ने इन्हें बुक्स पढ़ना सिखाया था और 12 years के बाद से ये मतलब मुश्किल ही होता हो कभी कि आधी रात के पहले ये सोने गए हैं। फ्रॉम 1630 to 1638 मिल्टन कंटिन्यू हिज स्टडीज एट, कहाँ इन्होंने स्टडी अपनी कंटिन्यू करी? हॉर्टन में। ओके, 1637 है ये, आप थोड़ा सही करिएगा। विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पोएम्स? तो ऑक्टोसिलेबिक में लिखी गई है, एल एलेग्रो और एल पेंसरेसो। सोर्स माना जाता है म्यूजिकोलॉजी को, ठीक है, म्यूजिकोलॉजी को इन दोनों पोएम्स का सोर्स माना जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विच वॉज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सॉ? कहने का मतलब है कि ब्लाइंड होने के पहले कौन सा वर्क था जो इन्होंने लिखा था? तो 1652 में ये ब्लाइंड होते हैं, उसके पहले इन्होंने एक वर्क लिखा था डिफेंसियो, तो उस वर्क को ही इन्होंने ब्लाइंड होने से पहले देखा। डिफेंसियो में 2 वर्क आते हैं, दोनों का आपको ईयर याद होना चाहिए। पहला वर्क आता है 1651 में, इसका टाइटल है डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। दूसरा डिफेंस इन्होंने लिखा है सेकंड डिफेंसियो सेकेंडा 1654 में। तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ पे पहले वाले डिफेंस की बात हो रही है। इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री टॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इन्वोक्स अ मेजर पोएट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉमस ग्रे की पोएम है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, इसमें इन्होंने किस पोएट को इन्वोक किया है या याद किया है? तो ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। Nor second he that rode sublime upon the seraph wings of ecstasy, the secret of the abyss to spy। तो ये जॉन मिल्टन की ही बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है टॉमस ग्रे की पोएम है प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। Who among the following was a contemporary of John Milton and wrote the worthy communicant? किसने लिखी है? It is said that his prose can be read easily but Milton's must be studied। ये लाइंस हैं, तो जेरेमी टेलर ने लिखा है द वर्दी कम्युनिकेंट। ओके, 1660 में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो कहाँ से आती है? म्यूजिकोलॉजी से आती है, ये मैंने अभी आपको बताया। द मीनिंग एल पेंसरेसो, इसका मतलब क्या होता है? द थॉटफुल मैन होता है। एल पेंसरेसो का मतलब थॉटफुल मैन या मेलंकली मैन होता है। एल एलेग्रो जो है उस पोएम में एक गॉडेस की बात की गई है। आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड मेलंकली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। तो एल एलेग्रो में हम देखते हैं कि एक गॉडेस ऑफ मर्थ को वेलकम किया जाता है, स्पिरिट ऑफ मेलंकली को बैनिश कर दिया जाता है और गॉडेस ऑफ मर्थ जिनका नाम है एम्फ्रोसिन को वेलकम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एल पेंसरेसो आफ्टर बैनिशिंग डिड्यूसिंग जॉयस वेलकम्स द गॉडेस। अब देखिए एल पेंसरेसो में जस्ट उल्टा है, इसमें इन्होंने डिल्यूडिंग जॉयस को बैनिश कर दिया और गॉडेस मेलंकली को वेलकम करते हैं।
इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 सैटर्न इज कंपेयर्ड, सैटर्न को कंपेयर किया गया बुक 1 में किससे? लेवियाथन से। बहुत इंपॉर्टेंट है लेवियाथन, आपको वर्क याद रखना है। अगर लेवियाथन वर्क पूछा जाए तो टॉमस हॉब्स का वर्क है लेवियाथन, पॉलिटिकल वर्क है, लेकिन यहाँ पे लेवियाथन एज अ कैरेक्टर यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ओके, यहाँ पे लेवियाथन के साइज की बात हो रही है, जो ह्यूज साइज है उसकी बात हो रही है। सैटर्न कैन seduce मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रबल, कंफ्यूजन, wreath एंड vengeance। ये लाइन भी अरोरा की है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न से नेक्स्ट कौन है? तो बेल्जेबब का नंबर आता है। यहाँ पे देखिए, आप जब बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट की तो उसमें से कैरेक्टर्स आपको जरूर याद रखना है, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो कैरेक्टर्स रिलेटेड है। मोलॉक इज द हॉरर किंग besmeared विद ब्लड ऑफ, तो जो मोलॉक है वो ब्लड से भरा हुआ है, मतलब बहुत वायलेंट है, ह्यूमन सेक्रीफाइस को दिखाया गया है, ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। whose wound allured the Syrian damsels to lament his fate, तो यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट की ये बात हो रही है, थेमिस की वुंड की बात हो रही है कि थेमिस का जो वुंड है उसने सीरियन डैमसेल्स को अपने फेट पर लैमेंट करने के लिए एल्योर कर दिया था। Who came last in the lines of the fallen angels, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलियल जो कि स्लॉथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लॉथ को, ये सबसे लास्ट में आते हैं, फॉलन एंजल्स की लाइन में सबसे लास्ट में आते हैं। Who is associated with lust and violence, लस्ट एंड वायलेंस से कौन एसोसिएटेड है? बेलियर। He reigns in court and palaces. Okay. When night darkens the streets, then wander forth the sons of Belial, flown with insolence and wine. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइन आती है। When night darkens the street, then wander forth the sons of Belial, flown with insolence and wine. तो बेलियल के बारे में बात हो रही है। For this infernal pit shall never hold celestial spirit in bondage. तो ये भी लाइन कहाँ आएगी? पैराडाइज लॉस्ट में। Let none admire that riches grow in hell, that soil may best deserve the precious pain. ये लाइन कहाँ की है? पैराडाइज लॉस्ट की। ओके, ये सारी लाइंस आपको अरोरा के बुक में मिल जाएगी, क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है। द ओपनिंग 16 लाइंस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 लाइंस आपको एक सेंटेंस में ही मिलेंगी, कहीं भी आपको फुल स्टॉप नहीं दिखेगा। ओके, 16 लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको फुल स्टॉप दिखेगा, तो ये आपको लाइन पढ़नी, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। In Paradise Lost, Milton present the action of fall of man in two stages. तो देखिए दो पोयम में, सॉरी दो बुक में फॉल ऑफ मैन को दिखाया गया है। पहला तो देखिए बुक 4 में और दूसरा बुक 9 में। ओके, बुक 9 में फॉल ऑफ मैन के बारे में बात की जाती है कि जब गॉड पनिश करते हैं, और बुक 4 में भी मेंशन है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू स्टेजेस में फॉल ऑफ मैन को प्रेजेंट किया गया बुक 4 में और बुक 9 में। ओके, आज हम इसी पेज को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्लास क्लोज करेंगे क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगी, और जो आगे की क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज काफी सारे पॉइंटर्स भी हो गए आपके लिए। 67 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर देयर इज अ लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रेट ग्रीफ। सैमुअल जॉनसन ने इनकी पोएम को क्रिटिसाइज किया, लिसिडास पोएम को काफी क्रिटिसाइज किया है, और इनका कहना है वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। तो किस पोएम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? तो जब भी आपको सैमुअल जॉनसन का क्रिटिसिज्म मिलेगा, आप लिसिडास पोएम को ही कनेक्ट करिएगा। ज्यादातर कोटेशन इनके लिसिडास के ही ऊपर है। ओके, अभी आपको कुछ और भी आगे क्लास पे कोटेशन मिलेगी लिसिडास के ऊपर, जो सैमुअल जॉनसन की कमेंट्री है। लाइफ्स ऑफ पोएट में इन्होंने ये लाइंस बोली हैं। ओके, 68 क्वेश्चन देखते हैं। As Adam and Eve leave paradise hand in hand with wandering steps and slow, बुक 12 में आई है ये लाइन। What is their consolation, वो कंसोल क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कंसोल कहते हुए कर रहे हैं, क्या सोच के वो कंसोल हो रहे हैं? तो ये माइकल के साथ जाते हैं और माइकल ने इन्हें एक विजन दिखाया है फ्यूचर का। They are confronted by their foreknowledge of the coming of Christ as redeemer of mankind. तो यहाँ पे माइकल ने उन्हें विजन दिखाया है कि क्राइस्ट आएंगे, तो इसको देख के थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, कंसोल करते हैं एक दूसरे को। ओके, 69 क्वेश्चन देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब इन एडम साइड। तो देखिए दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब बात हो रही है कि जब बात हो रही है कि कैसे ईव को क्रिएट किया गया,
तो देखिए बुक 8 में एडम स्टोरी खुद ही बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? राफेल को, कि कैसे ईव को बनाया गया। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा माइकल का किस चैप्टर में मेंशन है, किस बुक में मेंशन है, ये आपको याद रखना। नॉट चैप्टर बट जो बुक नंबर है वो आपको याद रखनी है। तो राफेल और माइकल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको अलग से लिखना है। बुक 8 में एडम अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि उन्होंने राफेल को बताया कि ईव को एडम के रिब से बनाया गया है। ठीक है। 70 देखिए क्वेश्चन, जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रेशियस बेन। गोल्ड को इन्होंने प्रेशियस बेन बोला है। बेन मतलब क्या होता है? कर्ज। प्रेशियस, तो कर्ज क्या प्रेशियस होगा? तो ये ऑक्सीमोरन है। बुक सेकंड में ये लाइन आती है, ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। ठीक है। प्रेशियस मतलब वैल्यूएबल और बेन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस या अनॉयंस। तो ये ऑक्सीमोरन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71, मिल्टन्स लैमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई जगह इसका आंसर पैराडाइज लॉस्ट मिला है और कई जगह इसका आंसर नेटिविटी ओड मिला है। तो नेटिविटी ओड अगर आप गूगल में करेंगे सर्च तो आपको नेटिविटी ओड ही मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी पहले की एक बुक में भी पहले के कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया था, 3 कैरेक्टर के नाम बताए थे जहाँ पे मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस के लिए ग्रीव कर रहे हैं और तीनों कैरेक्टर से इन्होंने कंपेयर किया है। तो वहां पे पैराडाइज लॉस्ट का रेफरेंस है। तो इसको आप एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कीजिएगा। ओके, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर नेटिविटी ओड नहीं होना चाहिए। इसको तो आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। इसका ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी। हालांकि गूगल में आप देखेंगे तो ज्यादातर जगह डी ही मिल रहा है इसका ऑप्शन, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा। गलत मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। ओके, Who replies to Milton's question, doth God exact day labor light denied on his blindness? ये on his blindness when I consider how my light is spent, इस पोयम से ये लाइन ली गई है। तो कौन रिप्लाई करता है मिल्टन के क्वेश्चन का कि क्या गॉड को हमारे लेबर की जरूरत है, दिन रात हमारी मेहनत की जरूरत है? तो रिप्लाई करता है पेशेंस, दोज ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, ये लाइंस आपको पढ़नी है और ये मिल्टन की जो सोनेट है पूरी पढ़नी है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? पेशेंस। काफी अच्छी सोनेट है, इसको आप लोग 1 by 1 वर्ड करके पढ़ेंगे और इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर बन जाए। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ पोएट। कैसा एक्सप्रेशन है? शुरुआत में तो पोएट काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में रहते हैं, काफी मतलब परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते उनका गॉड में फेथ दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। ओके, शुरुआत में ही इज wondering, he asks if God wants him to keep working in spite of the fact that his job caused him to lose his sight। मतलब ये कहते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इसके बावजूद क्या अभी भी गॉड चाहते हैं उनकी सर्विस, उनकी सेवा चाहते हैं? तो यहाँ पे पेशेंस को पर्सोनिफाई करते हुए एक स्टेटमेंट आता है दैट दोज ऑल्सो सर्व गॉड हु स्टैंड एंड वेट। ओके, बहुत अच्छी लाइन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अभी इस मिल्टन के ऊपर 2 से 3 क्लास और लगेंगी यूथ से, और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूंगी आपके लिए। अभी मैं यूथ के क्वेश्चंस को ही कवर कर रही हूँ, ठीक है? और इसके बाद मैं और भी बुक्स में से क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगी, लेकिन 1 by 1 करके। तो आप लोग इंतजार कीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ओके, आप एक ही कमेंट कीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार आप कमेंट करें। एक कमेंट करेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक